नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सातवाहन एम्पायर की। जब हमने अपनी एंशिएंट इंडिया सीरीज कवर करी थी तो उसमें हमने सातवाहन एम्पायर के बारे में बात नहीं करी थी। मैंने कहा था उस वक्त के हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन अभी ये वीडियो एंशिएंट साउथ इंडिया सीरीज की तीसरे नंबर की वीडियो है। आज हम बात करेंगे सातवाहन एम्पायर की, जो कि मौर्यंस के डेक्कन में ट्रू सक्सेसर थे। मौर्यन एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ तब डेक्कन एरिया, जो कि कभी मौर्यंस के एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, वहां पे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज का उदय हुआ। बीडी चट्टोपाध्याय इन्हें लोकेलिटीज कहते हैं। ये जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, इनके रूलर्स अधिकतर जो टाइटल्स यूज किया करते थे वो थे महारथी और महाभोज। आप लोगों की थोड़ी सी मेमोरी को रिफ्रेश करवाना चाहूंगा और लेकर चलूंगा वापस अशोक के शासन काल में। अशोक अपने एडिक्ट्स में रथिकास और भोजास को मेंशन करते हैं, और यही लोग बाद में मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद महारथी और महाभोज की उपाधि धारण कर लेते हैं। ये सातवाहन के राइज से पहले और मौर्यंस के डिक्लाइन के जस्ट बाद के डेक्कन की पॉलिटिकल सेटिंग है। ये जो बीच में एक बफर जोन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवाहन डायनेस्टी के ओरिजिन और अर्लीस्ट ट्रेसेस की। नॉर्थ इंडिया में मौर्यंस के सक्सेसर थे शुंग और उसके बाद कनवास, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन डेक्कन में मौर्यंस के डिक्लाइन के लगभग 100 साल के बाद उदय होता है सतवाहनास का। ये जो 100 साल का बफर पीरियड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सतवाहनास को पुराणों में आंध्रास कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरा टर्म इनके लिए यूज हुआ है वो है आंध्र भृत्यास। इस वर्ड के दो मतलब हैं। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि इस वर्ड का मतलब है सर्वेंट्स ऑफ आंध्रा, और एक दूसरा मत है कि ये लोग मौर्यंस के सबऑर्डिनेट थे, क्योंकि भृत्य शब्द का मतलब होता है सर्वेंट्स या फिर सबऑर्डिनेट। आंध्रा शब्द से ये तो क्लियर है कि ये लोग आंध्रा रीजन से ही बिलोंग करते थे, लेकिन हिस्टोरियंस इस बात को लेकर डिवाइडेड हैं कि सातवाहन इनिशियली पावर में ईस्टर्न डेक्कन या फिर वेस्टर्न डेक्कन में आए। दोनों ही एरियाज में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं जो कि इस डिबेट को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। किंग खारवेला, जो कि कलिंग के राजा हैं, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से बताया है कि जो सातवाहन्स का किंगडम है वो उनके एम्पायर के वेस्ट साइड में स्थित है। ये वेस्टर्न डेक्कन वाली थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत करता है। प्रतिष्ठान एरिया में सातवाहन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। ये वेस्टर्न डेक्कन का एक एरिया है। इस रीजन में सातवाहनास ने सबसे पहले पावर गेन करी, और उसके बाद वो लोग स्प्रेड हुए, पहले नॉर्थ और साउथ महाराष्ट्र में, और उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न मालवा में, जो कि प्रेजेंट डे एमपी राज्य का हिस्सा है। और इस टास्क में उनकी हेल्प करी रथिकास और भोजास ने, जिनको रिटर्न में मिला ऑफिसेस, टाइटल्स और मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये बात हुई सातवाहन्स के ओरिजिन की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवाहन किंग्स की। मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण में 30 किंग्स की लिस्ट दी गई है, जिन्होंने 460 ईयर्स तक शासन किया, और दूसरी तरफ वायु पुराण में 17 राजाओं की लिस्ट है जिन्होंने 300 साल तक शासन किया। हम बात कर रहे हैं सातवाहन्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री की। सातवाहन डायनेस्टी का रूल 1st सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक लास्ट करा। इस बात पे सारे हिस्टोरियंस अग्री करते हैं। फर्स्ट किंग और सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुक। अकॉर्डिंग टू जैना अकाउंट्स, इन्होंने 23 ईयर्स तक शासन किया, और ये लास्ट में इतने ज्यादा अनपॉपुलर हो गए कि इनको राजगद्दी से उतार दिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि इन्हें सक्सीड किया इनके भाई कान्हा ने। इन्होंने अपने किंगडम को नासिक तक एक्सटेंड किया। ये थे सेकंड सातवाहन रूलर। थर्ड किंग और जो फाउंडर सिमुक के बेटे थे, उनका नाम था श्री सतकर्णी I। इनका शासनकाल 56 साल तक लास्ट करा। नानाघाट इंस्क्रिप्शन में इनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। इस इंस्क्रिप्शंस की रचयिता है क्वीन नागानिका, जो कि श्री सतकर्णी की वाइफ है। इनको महारथी टाइटल भी दिया गया है। सतकर्णी को लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी कहा गया है। इन्होंने वेस्टर्न मालवा को कंकर किया, जो कि शुंग राजाओं के अधीन था, और उसे अपने राज्य का हिस्सा बनाया। नानाघाट इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। हो सकता है कि ये शुंग राजाओं को हराने के बाद किया हो। किंग खारवेल के हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में बताया है कि इन्होंने सतकर्णी नाम के किंग को डिफीट किया, और उसके बाद मराठा कंट्री के रथिका और विदर्भ के भोज, इन दोनों को भी क्रश किया। अब कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ पे इन्होंने सतकर्णी I के बारे में बात करी है, और दूसरा पक्ष कहता है कि ये सतकर्णी II, जो कि 7th किंग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं।
श्री सतकर्णी वन के बाद सातवाहन किंग्स के बारे में कोई सिग्निफिकेंट डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन 17th किंग हला फेमस है अपनी बुक सप्तशती के लिए। ये कलेक्शन है 700 इरोटिक पोएम्स का, जो कि मराठी प्राकृत डायलेक्ट में लिखी गई है। हला के 4 इमीडिएट सक्सेसर्स का बहुत ही शॉर्ट रेन था और इसी समय पे उदय हुआ वेस्टर्न सैट्रप्स का, यानी कि शकास का। इनका एम्पायर था अपर डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया में। शकास और सातवाहनास में जो वॉर्स हुए वो काफी लंबे समय तक चले। इन वॉर्स का रीजन था ब्रोच, कल्याण और सोपारा के पोर्ट्स पे कंट्रोल। ये काफी प्रॉस्परस पोर्ट्स थे। नाहापना ने जो शकास का एक्सपेंशन किया उसकी डायरेक्ट कीमत चुकानी पड़ी सातवाहन्स को। लेकिन फिर नाहापना जिन्होंने गुजरात, कठियावाड़, नॉर्दर्न महाराष्ट्र और कोंकण को कैप्चर किया, उनका अंत कैसे हुआ? आइए जानते हैं सातवाहन की पावर रिवाइव कैसे होती है। अब हम बात करेंगे सबसे फेमस सातवाहन किंग की, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की, जिन्होंने शकास, पहलवास और यवनास की पावर को डिस्ट्रॉय किया। एम्पायर अपने पीक पे इन्हीं के शासनकाल में पहुंचा। इन्होंने नाहापना को डिफीट किया और इसका एविडेंस है नाहापना के रीस्ट्रक कॉइन्स, यानी कि नाहापना के कॉइन्स को दोबारा से लॉन्च किया, लेकिन सातवाहन लीजेंड्स के साथ। थोड़ी सी बात करेंगे नासिक इंस्क्रिप्शन की। इस इंस्क्रिप्शन को कमीशन किया था गौतमी बालाश्री ने, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर है। इस इंस्क्रिप्शन को इशू किया गया था गौतमी पुत्र के 18th ईयर में, यानी कि जब उन्होंने राज सिंहासन संभाला उसके 18 साल बाद। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि एक जमीन का टुकड़ा है जो पहले उषावदत्त नामक व्यक्ति के अधीन था, और उस जमीन के टुकड़े को गौतमी पुत्र एक बुद्धिस्ट मॉन्क को दान में दे देते हैं। उषावदात कौन है? उषावदात किंग नाहापना के सन इन लॉ है। इन एविडेंसेस से क्लियर है कि वो क्यों अपने आप को डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास कहते थे। नर्मदा वैली, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, कोंकण, ये सारे एरियाज गौतमी पुत्र ने वापस शकास से जीते, यानी कि रिकनकर किए। इसके अलावा वेस्टर्न मालवा और वेस्टर्न राजपूताना टेरिटरीज को भी इन्होंने कब्जे में लिया। ये फ्रेश टेरिटरीज थी। ये कहानी थी गौतमी पुत्र सतकर्णी की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उनके सक्सेसर की, यानी कि पुलुमयी II। पुलुमयी II ने 24 इयर्स तक शासन किया। ये थोड़ा सा बिजी रहे एम्पायर की ईस्टर्न बाउंड्री पे, और इसका फायदा एक बार फिर शकास ने उठाया, जिन्होंने एक बार फिर से वेस्टर्न राजपूताना और मालवा एरिया पे अपना अधिकार स्थापित किया। इस चीज से बचने के लिए पुलुमयी के सक्सेसर ने महासत्रप रुद्रदमन से मैट्रिमोनियल टाइज स्थापित करी। बात करेंगे एक और फेमस सातवाहन किंग की, जिनका नाम है श्री यज्ञ सतकर्णी। इन्होंने शकास के अगेंस्ट चल रहे स्ट्रगल को रिन्यू किया और कुछ टेरिटरीज जो इनके प्रीडेसेसर्स के शासनकाल के दौरान शकास ने कैप्चर कर ली थी, उन्हें रिकवर किया। श्री यज्ञ फेमस है अपने कॉइनेज की वजह से। इनके कॉइन्स में डबल और सिंगल मास्टेड शिप्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इनके कॉइन्स सिल्वर, ब्रॉन्ज और लेड तीनों मेटल्स में प्राप्त हुए। कान्हेरी और नासिक में इनके रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। श्री यज्ञ लास्ट सातवाहन किंग थे जिन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस पे अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखा था। इनके इमीडिएट सक्सेसर थे विजया, और उसके बाद श्रीचंद्रा, फिर पुलुमयी। इन तीनों किंग्स के इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स दोनों ही अवेलेबल हैं। जो लास्ट सातवाहन रूलर्स हैं, इनका नाम पुरानास में मेंशन नहीं है, क्योंकि पुरानास इनके समय तक कंपाइल हो चुकी थी। इनकी जानकारी हमें मिलती है इनके कॉइन्स से। 3rd सेंचुरी CE के मिड में सातवाहन एम्पायर का एंड हुआ, और इसका रिजल्ट था कुछ दूसरे एम्पायर्स का उदय होना, जैसे कि वकाटक, कदम्ब, अभिरास और इक्ष्वाकुस। थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। देखिए, सातवाहन्स का एम्पायर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विशाल था, लेकिन उतनी ही सिंपल उनकी पॉलिटी थी, क्योंकि अधिकांश जिम्मेदारियां उनके सामंत यानी कि फ्यूडेटरीज पर निर्भर करती थी। सातवाहन किंग्स ने अशोकन टाइम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फीचर्स को रिटेन किया। डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था। ऑफिसर क्लास थी अमात्य और महामात्रास। ये सब फीचर्स मौर्यकालीन है। फिर डिफरेंट क्या है? यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनको कहा जाता है राष्ट्र, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनका टाइटल है महाराष्ट्रिका, और जो विलेज के हेड हैं उन्हें कहा जाता था ग्रामिका। अब नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि फ्यूडेटरीज 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं राजा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं महाभोज और महारथी। अब ये लोग अधिकतर रॉयल डायनेस्टी से कनेक्टेड होते थे मैट्रिमोनियल टाइज से। और तीसरे नंबर पे यानी कि लास्ट में आते थे महासेनापति। नाम से ही क्लियर है कि इनके क्या फंक्शंस है। अब महासेनापति वर्ड हमें लेके आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। प्लिनी, जो कि एक रोमन ऑथर है, वो कहते हैं कि आंध्रा रूलर्स की आर्मी में 100,000 इन्फेंट्री, 2,000 कैवलरी और 1,000 एलिफेंट्स है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मिलिट्री
कमांडर यानी कि महासेनापति को प्रोविंशियल हेड नियुक्त किया गया हो। रूरल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन में एक नए ऑफिसर का नाम सामने आया जिसका नाम है गॉलमेका। ये कौन है? ये एक मिलिट्री रेजिमेंट के हेड है। अब इस मिलिट्री रेजिमेंट का कंपोजिशन क्या है? इस रेजिमेंट में 9 चैरियट्स यानी कि रथ, 9 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेस और 45 फुट सोल्जर, ये एक रेजिमेंट का कंपोजिशन था। और इस रेजिमेंट के हेड हुआ करते थे गॉलमेका। ये मोस्टली पोस्टेड होते थे फ्रंटियर एरियाज पे और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। 2 और फेमस टर्म्स हैं, कोटका और स्कंदवरा। ये इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। ये वर्ड यूज होते थे मिलिट्री कैंप्स के लिए। ये हमने बात करी सातवाहन के एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर रिलीजन की बात करें तो सातवाहन रूलर्स अपने आप को ब्राह्मणास बताते थे। गौतमी बालाश्री के नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मणा यानी कि पियरलेस ब्राह्मण और खतिया दप मानमंड यानी कि वन हु डिस्ट्रॉयड प्राइड ऑफ क्षत्रियास कहा गया है। इसके अलावा मैं अश्वमेध और अलग अलग सैक्रिफाइसेस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। सातवाहन किंग्स मैट्रोनिम्स का यूज करते थे बट एम्पायर में कोई मैट्रिलिनियल सिस्टम नहीं था। अर्लीस्ट लैंड ग्रांट यानी कि टैक्स फ्री लैंड्स के जो इंस्क्रिप्शंस है वो इसी सातवाहन पीरियड को बिलोंग करते हैं। बात कर रहे हैं डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस की। नानाघाट इंस्क्रिप्शन में विलेज को दक्षिणा के रूप में देने का भी जिक्र किया है। सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी अप नॉर्थ यानी कि आर्यव्रत से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि एक थोड़ा सा मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर है और जो अप नॉर्थ में जो आर्यन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी पैट्रियार्कियल है। अब सातवाहन सोसाइटी में एक कस्टम है कि किंग्स अपने नाम के साथ अपनी मदर का नाम जोड़ते हैं। एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र। कभी कभी इंस्क्रिप्शंस भी जॉइंट अथॉरिटी इशू करती थी जिसमें कि किंग और उनकी मदर वो दोनों मिलके एक इंस्क्रिप्शन को इशू करते थे। ये बात हुई रॉयल फैमिली की। बाकी सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस हुए जैसे कि सब कास्ट का उदय। ये सब कास्ट ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट हुआ करती थी। एग्जाम्पल है शेपर्ड्स यानी कि गोलेका और प्लोमैन यानी कि हलिका। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं वो अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज करने लगते हैं यानी कि सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करने वाले लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। हर गिल्ड का एक सेठी यानी कि हेड और खुद का ऑफिस यानी कि निगम सभा हुआ करता था जो कि एक बैंक की तरह फंक्शन करता था। तो ये सातवाहन सोसाइटी के कुछ फीचर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आर्किटेक्चर। 2 कॉमन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर थे इस एज के। पहला था चैत्य। चैत्य क्या होता है? एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें काफी सारे कॉलम्स होते हैं। एग्जाम्पल है कारले जो कि वेस्टर्न डेक्कन में है। और जो दूसरा टाइप है आर्किटेक्चर का वो है विहार। सातवाहन से रिलेटेड 3 विहार हमें नासिक में मिले। यहाँ पे नहापना और गौतमी पुत्र के इंस्क्रिप्शंस भी मिले। अब ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है कृष्णा गोदावरी रीजन में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये एरिया फेमस है अपने स्तूपास के लिए जैसे कि अमरावती और नागार्जुन कोंडा। सातवाहन ने बिल्डिंग एक्टिविटी को काफी बढ़ावा दिया और ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर था इसका विकास इसलिए हुआ क्योंकि जो स्कॉलर्स थे ये उनके लिए एक शेल्टर का रोल प्ले करता था। जब भी बरसात होती थी तो वो लोग वहां पे रह के अपना स्टडी कर सकते थे। सातवाहन के डिक्लाइन के बाद एम्पायर डिवाइड हो गया था। डेक्कन की इस पॉलिटिकल यूनिटी का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। सातवाहन के सक्सेसर किंगडम्स को हम कभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी अगली वीडियो होने वाली है संगम एज पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।